गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 खत्म कर दिया था। आज भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, बट आज हम लोग पढ़ेंगे बुक 2, जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की। आज हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं, उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नाम जैसा लग रहा है वैसा ही ये चैप्टर भी है कि किस तरीके से हमने आजादी के बाद अपने देश को तैयार किया, किस तरीके से हमने उसमें अलग अलग चीजें डाली, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका नहीं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया कब आजाद हुआ था तो आप लोग क्या बोलोगे? 15 अगस्त 1947। बट द रियलिटी इज कि जो इंडिया है वो 15 अगस्त की मिडनाइट को आजाद हुआ था। मतलब 14 अगस्त की जो रात थी वो आधी रात को आजाद हुआ था। इसकी वजह से हम लोग उसको 15 अगस्त में काउंट करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत आंसर देते हो कि इंडिया जो है वो 15 अगस्त को आजाद हुआ था, वो सही है। इंडिपेंडेंट ऑन मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस रात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि उनको कैसा लग रहा है आजादी के बारे में। उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने एक स्पीच दी थी, ठीक है। कई बार इस स्पीच का नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, या वो आपको स्पीच का नाम देके पूछ लेगा कि ये किसने दी थी, ठीक है। तो स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, कॉल्ड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच थी जो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी आधी रात को इंडिया के आजाद होने के ऊपर। अब इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके साथ एक और चीज हुई थी, वो था पार्टीशन, इंडिया का बंटवारा, वो भी उसी के साथ हुआ था। अब इंडिया का बंटवारा, इंडिया के बंटवारे के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो रीजन था टू नेशन थ्योरी। बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टू नेशन थ्योरी का मतलब है दो देशों की थ्योरी। इसको सबसे पहले बात तो किसने दिया था? इसको दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। जिन्ना, जो कि जिन्ना जो थे वो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। आजादी के जस्ट बाद में ये बने थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। मुस्लिम लीग जो था वो एक दल था, एक ग्रुप था, उसके लीडर थे वो, ठीक है। तभी इन्होंने एक अलग देश की मांग करी थी, एक अलग कंट्री की मांग करी थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनका कहना था कि इंडिया को दो देशों में बांट देना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। और वही हुआ, रिलीजन के बेसिस में इंडिया को दो देशों में बांटा गया। एक बना पाकिस्तान और एक बना इंडिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस देश को किस रिलीजन के अकॉर्डिंग बांटा गया तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है बताना, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया था वो चीज कि हम लोगों को देश को बांट देना चाहिए। सजेस्टेड टू फॉर्म टू नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो दो देश थे हिंदू, और सॉरी दो रिलीजन थे, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदूज का बना इंडिया और मुस्लिम्स का बना पाकिस्तान,
क्लियर है? चलो, तो ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि पार्टीशन क्यों हुआ था। अब एक चीज और, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करके सुनना और थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना इसको। अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके भी सुन लेना, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको ये चीज दोबारा बता दूं या इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मैं आपकी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व करूंगी, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चैलेंजेस इंडिया फेस्ड। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे 3 क्या बहुत सारे चैलेंजेस थे। नया नया देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें सामने आई थी, बट उनमें से जो 3 मेन चैलेंजेस थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट है नीड फॉर यूनिटी। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि इंडिया जो है ना, अगर आप आज भी देखें तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे अलग से ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं। मतलब हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बांटने के लिए। मतलब हम लोग बंटवारा बहुत इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, ये स्टेट है, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोला जाता है, ये स्टेट है। बहुत ईजी है। बट उस टाइम पे चैलेंज ये था कि हमको वही चीज को यूनाइट करना था। लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, लोग अलग रिलीजन के थे, बट हमको एक देश बनाना था, एक ऐसा देश बनाना था जो कि हमेशा साथ में रहे। तो उस टाइम पे यूनिटी की बहुत ज्यादा नीड थी। और जिस तरीके से हमारी हमको आजादी मिली पार्टीशन के साथ, बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक माहौल था, लोग अपनों को खो रहे थे, बहुत सारा दुखी माहौल था, एक ट्रॉमा कह सकते हैं। वो जो फेज था वो एक ट्रॉमा था बहुत सारे लोगों के लिए। तो उससे लोगों को निकलने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उस टाइम पे हमें यूनिटी भी लानी थी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है? तो ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, स्पीकिंग सेवरल लैंग्वेजेस, मैनी रिलीजन्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस। जो चीज हम लोग कहते हैं ना, अनेकता में एकता, जो इंडिया को बहुत खूबसूरत बनाती है, सबसे ज्यादा सुंदरता यही है, अनेकता में एकता, कि हम लोग सब अलग होके भी एक हैं, ठीक है? तो वो यहीं से आया है। वो जब आजादी हमें मिली थी उसी के बाद उस चीज को स्टैब्लिश करने में लोग लग गए थे। तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था, यूनिटी को लाना। सेकेंड चैलेंज था डेमोक्रेसी। अब इंडिया ने आजादी से पहले ही सोच लिया था कि उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है। वहां पे कोई राजा, कोई ऐसा डिक्टेटरशिप कुछ भी नहीं चाहिए था। इंडिया को एक डेमोक्रेसी की नीड थी, बट डेमोक्रेसी को लागू करना इतना ज्यादा इजी नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को मतलब जो ज्यादातर जनसंख्या थी ना वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन लोगों को नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता था डेमोक्रेसी होता क्या है। और इतने बड़े देश में एक ऐसा सिस्टम को लागू करना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू करना, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से करना, एक डिसिप्लिन को लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम और डिसिप्लिन, ठीक है? तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आज के समय में हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि ये चैलेंज को हमने ओवरकम कर लिया है, ठीक है? तो ये था हमारा सेकंड चैलेंज। थर्ड है डेवलपमेंट। अब जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे आपको पता ही है हम सबकी कंडीशंस कैसी थी, देश की कंडीशंस कैसी थी। एक तो लोग मर रहे थे, लोग इधर उधर सब ट्रेवल कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो मतलब बहुत बेकार कंडीशन थी। ऊपर से हम लोग काफी सालों तक गुलाम रहे थे, हमारी जो रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से अंग्रेज लेके जा चुके थे, मतलब हमें पूरी तरीके से लूट चुके थे। और फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था। ऐसा समय था कि भूखमरी फैली हुई थी, हमारे पास जो खाना होता है ना, प्रॉपर खाना भी नहीं था उस टाइम पे।
लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था जिस टाइम पे हम लोगों को आजादी मिली, तो वो सारी चीजें खत्म करनी थी। बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी, बेसिक फैसिलिटीज नहीं थे, रोड्स नहीं थे, स्ट्रक्चर नहीं था, और सबसे बड़ी चीज इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे ना। मतलब लड़कियों को, औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। जो काम करेगा सिर्फ लड़का करेगा, लड़की कुछ नहीं कर सकती। सीधा सीधा ये था। कभी भी कोई देश ना ऐसे डेवलप नहीं हो सकता जहाँ पे लड़कियों को इम्पोर्टेंस ना दी जाए। ठीक है, अगर आप सोचोगे सिर्फ लड़के करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो देश डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें उस टाइम वहां पे जो हमारे मिनिस्टर्स थे उन सबके दिमाग में भी थी। पहला था कि एंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, मतलब हद से ज्यादा गरीबी थी, उसको खत्म करना था। एंड ऑफ डिजीजेस, इतना बुरा हाल था कि बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी और उनके इलाज भी नहीं मिलते थे, दवाइयों की कमी थी उस टाइम पे। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब इक्वालिटी भी नहीं थी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी में। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो इंडिया को ओवरकम करने थे उस टाइम पे। और अगर हम लोग आज के समय में देखें तो इंडिया डेवलपमेंट वाले फेज को ओवरकम कर रहा है, बाकी फेजेस को वो ओवरकम कर चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।